मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा। सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से भी लेंगे फीडबैक। रेल बजट से उत्तराखंड को मिलेंगे 5,131 करोड़। कई नई परियोजनाओं की मिलेगी गति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। सांसद अनिल बलूनी ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। गढ़वाल में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की। गोपेश्वर और केदारवर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में तेज बारिश का येलो अलर्ट। बाकी 8 जिलों में भी बारिश की संभावना। देहरादून में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से भी सीएम फीडबैक लेंगे। साथ ही बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से भी सीएम फीडबैक लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, इसको लेकर आज सीएम धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और दोपहर 12 बजे से जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो 1905 सीएम हेल्पलाइन है, इसको लेकर के सीएम धामी की जिस तरह से यहाँ पे ये बैठक होने वाली है, इसमें जो शिकायत करने वाले जो लोग हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर, उनसे जो है फीडबैक भी इस दौरान सीएम धामी लेंगे और उनकी जो शिकायतें इस दौरान इस सीएम हेल्पलाइन पर जो दर्ज की जाती हैं उसमें किस तरीके से जो है कार्यवाही पर की गई है। तो ऐसे में सीएम धामी जो है खुद इन सभी चीजों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसका फीडबैक भी जो है इस दौरान बैठक में लेने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो हेल्पलाइन है ये 1905 काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान उत्तराखंड में मानी जा रही है, क्योंकि खुद जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसको लेकर के यहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं, तमाम जो विभाग है विभागों की शिकायतें भी जो है इस दौरान यहाँ पर 1905 के माध्यम से मिलती है। तो ऐसे में सीएम धामी खुद जब यहाँ पर उन लोगों से बात भी करते हैं फोन के माध्यम से कि उनकी जो शिकायत इस दौरान दर्ज की गई थी 1905 पर, तो उस पर कार्यवाही हुई भी है या नहीं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण और जो सराहनीय कदम है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का, ये लोगों के लिए जो है काफी अच्छा साबित हो रहा है। और जिस तरीके से जो युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार कार्य करते हैं, तमाम जो योजनाएं हैं वो इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जाती हैं। तो ऐसे में 1905 की शुरुआत जिस तरीके से सीएम धामी ने की है और महीने में 2 बार जिस तरीके से समीक्षा इस दौरान की जाती है 1905 की, कि जो लोग इस पे शिकायतें करते हैं उनकी शिकायतों पर अमल किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। तो खुद मुख्यमंत्री जो है इसका संज्ञान लेकर के जो है यहाँ पर आगे की इसमें जो तैयारी है, जो रणनीति है, वो यहाँ पर तय करते हैं। तो काफी सराहनीय जो है इस हेल्पलाइन को उत्तराखंड में माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, तो आपने जैसा कि बताया कि फीडबैक भी सीएम धामी लेते नजर आएंगे, तो फीडबैक अच्छा या बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। इसके बाद क्या कुछ एक्शन या निर्देश सीएम धामी दे सकते हैं अधिकारियों को?
जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से सीएम धामी फीडबैक यहाँ पर लेते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कुछ जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों पर जो है अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है, और कुछ जो शिकायतें ऐसी भी होती हैं जिन पर यहाँ पर कार्रवाई तो शुरू हो जाती है लेकिन उनमें थोड़ा समय लग जाता है, तो उस पर भी जो है फीडबैक सीएम धामी यहाँ पर लेते हैं। तो देखा जा सकता है कि जो काफी महत्वपूर्ण 1905 सीएम हेल्पलाइन है उसको लेकर के जिस तरह से उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है ये हेल्पलाइन चल रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिस पर तुरंत निस्तारण भी कई बार किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो काफी महत्वपूर्ण जो ये यहाँ पर पोर्टल चल रहा है 1905, इसमें सीएम हेल्पलाइन के नाम से जो है ये चल रहा है। तो इसमें तमाम जो विभाग हैं, विभागों के अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश सीएम धामी लगातार यही देते हैं कि कोई भी अगर इस पोर्टल पर भी शिकायत करता है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। जो बिल्कुल विनय, तो एक सराहनीय कदम माना जा रहा है उत्तराखंड सरकार का ये, और सीएम धामी आज समीक्षा बैठक भी करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। चंपावत से पिथौरागढ़ की ओर जा रही जवानों की एक बस पलट गई। बस में 19 जवान बैठे थे, जिससे कई जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से यह हादसा हुआ। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस और लोहाघाट 112 की टीम एएसआई गोपाल सनवाल के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। जवानों को मामूली चोट आई है। चमोली जनपद स्थित लोकपाल हेमकुंड साहिब के पास हेलीपैड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर विषम परिस्थितियों के बावजूद अटलाकोटी में हेलीपैड निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, ताकि तय समय पर यह रेस्क्यू हेलीपैड बनकर तैयार हो सके। फिलहाल सरकारी पवन हंस कंपनी गोविंद घाट से कोंजिल हेलीपैड गोविंद धाम घांगरिया तक हेली सेवा का लाभ हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दे रही है। बता दें कि यह प्रदेश का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनने जा रहा है। वहीं अटलाकोटी हेमकुंड साहिब में बन रहे इस हेलीपैड का प्रयोग कमर्शियल तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस हेलीपैड का प्रयोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी राहत और बचाव कार्य हेतु किया जाएगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाई के अभाव में चिकित्सक बाहर से दवाई खरीदने को कह रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर्स दवा कंपनियों के एमआर से मिलकर मरीजों को बाहर से दवा लिख रहे हैं, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवा किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध न हो तो मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं, और कोई भी डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाई लिखते मिला तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है, यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाह है केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर। केदारनाथ सीट विधायक शैला रानी रावत के निधन के चलते खाली हुई है। ऐसे में अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जीत का दावा करना शुरू कर रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हारी है, वहां पर भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है।
कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री, गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बागडोर संभाली है, हमारे चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें में जिस प्रकार से जिस आपदा को का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, कुल मिलाकर विश्व स्तर पर नई पहचान देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मंगलौर में कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की और रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही रिक्शा की बैटरी भी लूट ली। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं रुके। मारपीट में घायल कांवड़िए और घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंगलौर लिबर हेड़ी मार्ग की ये घटना है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून मार्ग स्थित ग्लोगी पावर हाउस के निकट मुख्य मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो गया था, जिसके कारण प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। बता दें कि उक्त ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से बीते लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय गिरते हैं। सीएम धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए 1 जनवरी से पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने को है, किंतु स्थिति और भी खराब हो चुकी है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्लोगी मार्ग जो है भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। उससे काफी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो अमूमन देखा जाता था कि जुलाई के माह में यहाँ पे पर्यटकों की काफी तादाद रहती थी, लेकिन रास्ता जो है बंद होने के कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत कम हो गए। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी चीजें जो है आजकल सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाती है और ये इसका खामियाजा मसूरी के प्रत्येक व्यापारी को, जो कि ये देखिए एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे समस्त लोगों की आजीविका जो है पर्यटन पर निर्भर है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होटल स्वामी हो। जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने सरकार की योजना में पलीता लगा दे। सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको तुरंत ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि एक मिसाल बने आगे आने वाले अधिकारी किस तरह का सुस्त रवैया ना अपनाएं। इन्हें लगातार मेरा ज्ञापन इन पे जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि गगोली पावर हाउस में जो ट्रीटमेंट आज से पहले गर्मियों के टाइम में होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। जर्मनी से जो इनके ट्रीटमेंट के उसमें आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण करा इसका और अल्टीमेटम भी दिया इसमें कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। पर धरातल में देखा जाए तो भूमाफिया को और जो भ्रष्टाचार हमारे ठेकेदार हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम दिया जा रहा है और लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं वहां से भारी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण भी बनते जा रहा है। एक बरसात में वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, आते जाते पर्यटक को जान माल का खतरा बना रहता है। जो लोकल्स यहाँ से जाते आते हैं, डेली जाते हैं आते हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरे का विषय बन गया था। इसके अलावा अगर हम लैंडोर की बात करते हैं, लैंडोर जाने का एकमात्र रास्ता जो है पिक्चर वाले से घंटा के बीच में, उसमें एक रोड का बड़ा हिस्सा नीचे चला गया है, जिसपे भी कार्य शुरू कर दिया गया है, परंतु वो बहुत बड़ा स्लाइड है, बड़ा क्षेत्र नीचे गया है, तो उसको लगाने में भी लगभग 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं। तो उसमें भी हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि उसको अतिशीघ्र काम को पूरा किया जाए। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से कई जगह के रास्ते बंद हो गए हैं। हाल ही में लैंडस्लाइड और मलबा आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता बंद हो गया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रास्ते को दोबारा शुरू करने को लेकर काम चल रहा है, जिसमें समय लग सकता है। प्रशासन लोगों से संयम बनाने की अपील कर रहा है। राज्य सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के लिए पदों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है, जिसमें सुरक्षा संवर्ग में 57 और आईटी संवर्ग में 1 पद की भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में संस्कृति व धर्मस्व सचिव हरीश
चंद्र सेमवाल की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग का प्रमुख मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहलाएगा। इसके अलावा 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, इन दोनों धामों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनकी दर्शन व्यवस्था सुगमता से हो, सरलता से हो, इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था कि मंदिर समिति का अपना स्वयं का एक सुरक्षा संवर्ग होना चाहिए। मल्टीपल एजेंसियां होने के कारण, मल्टीपल डायरेक्शन होने के कारण कई बार समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इस कारण से जो दर्शन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती थी। इन सारे बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सुरक्षा संवर्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था ताकि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो और सेंट्रलाइज व्यवस्था में फिर जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। तो इस कारण से शासन ने भी हमारे जो प्रस्ताव को है उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। हमारा सुरक्षा संवर्ग होगा, उसमें एक डिप्टी एसपी लेवल का अफसर मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी होगा, जिसको कि हम पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर लेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और 50 जो हमारे पास आउटसोर्स से जो कार्मिक आएंगे वो मंदिर रक्षक और मुख्य मंदिर रक्षक इस तरीके से उनको नाम दिया गया। ये आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो सुगमता से हो सके। कांग्रेस ने बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर हर की पौड़ी से केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की और गंगा पूजा के बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए 4 से 5 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी। वहीं इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा के शुभारंभ के समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। ऐसी देवभूमि है जहां केदारनाथ में वो ज्योतिर्लिंग है जो सतयुग का है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। वहां का व्यवसायीकरण होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो पार्टी धर्म के नाम से नफरत फैला रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसको मैं लोगों तक एक्सपोज करूं। सनातन धर्मी चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे पूरे विश्व में रहते हैं, उन तक ये संदेश जाए कि हो क्या रहा है। ये यात्रा विशुद्ध इस बात की है कि धर्म में क्या हो रहा है। कल बनाया ना आया कि साहब हमारी पिच पे खेल रहे हैं। ये पिच ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, पिच है शंकराचार्य जी की, पिच है आस्था की। और इस पिच में जो भी जाएगा उसको हम एक सिपाही के तौर पर बाहर करने का काम करें हम। लेकिन जो गलत हो रहा है उत्तराखंड के लिए उसको हम मूक दर्शक बनकर नहीं सहन। निरंजनी अखाड़े के आचार्य बलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनको आचार्य पद से हटाने की मांग की है। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि निरंजनी अखाड़े के सचिव अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर जांच बिठाए और उनको पद से बर्खास्त करे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी निरंजनी अखाड़े पहुंचे और अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए आचार्य कैलाशानंद गिरी पर जांच बिठाते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करें। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पिछले वर्षों से लगातार सनातन संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में अभी केदारनाथ धाम की उद्घाटन करा और वो आए दिन कहते रहते हैं आजम खां एक देश का बड़ा जिहादी है जो भारत माता को डायन माता कहता है। वो कहते हैं उनके वो पिताजी है और आए दिन उनके अखबारों में आपराधिक मामले आते रहते हैं। तो ये आचार्य महामंडलेश्वर के लिए पद के लिए शोभा नहीं देता और इसीलिए मैंने निरंजनी पीठाधीश्वर के खिलाफ ज्ञापन इसलिए दिया है कि श्री रविंद्र पुरी जी महाराज तत्काल उनको निष्कासित करें और उनके खिलाफ कोई उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करें ताकि कम से कम उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सनातन के खिलाफ काम ना करे। महाराज श्री द्वारा एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं सावन का महीना है और सावन मास में हमारे आचार्य जी
मौन धारण करते हैं और भगवान शंकर की 16-16 घंटे उपासना करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी उनके विषय में कोई बात नहीं करूँ, कोई चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि वो पूजा में बैठे हैं, पूरा सावन में पूजा करते हैं और बिल्कुल बहुत प्रेम से सुंदर भाव से भगवान शंकर की उपासना की। ये जो चर्चा मैं करूँगा अवश्य करूँगा, परंतु सावन समाप्त होने के बाद फिर महाराज सूर्य को भी बिठाएंगे, महाराज को भी बिठाएंगे। जनपद उत्तरकाशी के सिरी गांव में लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर है। गांव वालों का कहना है कि गांव में जन जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना चल रही है और ठेकेदार ने कहीं पर भी फिल्टर नहीं लगाया है, जिसके कारण टैंक में लगातार सांप जा रहे हैं और विभाग के कर्मचारी टैंक की सूद नहीं ले रहे हैं। बता दें कि टंकी में सांप मरने से गांव वालों को वही पानी पीना पड़ा, जिससे वह बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही मवेशियों की मौत भी हो रही है। हम आए थे, पानी में बहुत बदबू आ रही थी और जब देखा कि भाई ये पानी ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तब कुछ बच्चे यहाँ आए, उन्होंने देखा टैंक में सांप है। दोनों टैंक में, 2 एक में थे और 2 एक में थे, और उस टैंक में इतनी बदबू आ रही थी उस पानी में कि हमारे कई लोग जो बीमार हो चुके हैं और एक गाय तक भी मर चुकी है। विभाग को कभी जो आज लगभग 2-2.5 साल बाद उन्होंने जो है टैंक साफ किया होगा, तो ये विभाग की भी बहुत लापरवाही है। हमारे यहाँ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मेरे को पेच 10 हो रहे हैं। कल जब बच्चे यहाँ देखने आए तो यहाँ सांप था, तो इतनी बदवारी थी, जो पीटी से आए यहाँ वो भी नहीं गए वहाँ पे, बोले कि इस पर बहुत बदवारी, वो भी नहीं जा पा रहे थे टंकी, उस पानी को पी रहे थे हम। बीमार तो 10 पेचेस तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को 10 पेचेस, पर वो ये नहीं सोच रहे कि किस चीज़ से लग रही है 10 पेचेस, ये सोच रहे कि मौसम के कारण। बदेरी में सीधा पाइप डाल रखा है, उसमें ना चेम्बर है ना कुछ है, और पाइप पे सीधा वो सांप आ रहे हैं, टोंकों पे पड़ रहे हैं। इससे गाँव वाले क्या जाने कि पानी में सांप है कि क्या है, और पानी पी रहा। कल 2-3 बच्चे आए, उन्होंने देखा वहाँ सांप, सारा गाँव आया, तब देखा, तब मीडिया वो क्या हमने थोड़ा फोटो लिए उसकी, तो इसलिए वो आज थोड़ी सी आए विभाग वाले 2-4 लोग, वो साफ कर रहे हैं। मैंने कहा साफ कर रहे तो ये टैंक भी देखो, ये लाइन भी देखो, सांप भी देखो, कई लोग बीमार पड़े हुए, गाय सारे मर गए, वहाँ गाय भी मर गई हुई, तो अब क्या करें, विभाग की लापरवाही है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो कि बीमारी से जूझ रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि पता नहीं, वो तो कल अचानक से गांव के बच्चे आए और टैंक में देखा तो यहाँ 2-2, 4-4 सांप टैंक में मरे हुए थे, और उस कारण से हमारे गांव के काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि कल एक पेशेंट उत्तरकाशी से जिला चिकित्सालय में जब उसका ट्रीटमेंट नहीं चला तो ऋषिकेश एम्स में रेफ़र कर दिया गया वहाँ से। और जल संस्थान वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है इस काम में, कि अगर वो 15 दिन में भी एक बार अगर देखने आते हैं तो शायद हमारे गांव की ये व्यवस्था ना होती। ये हमारे गांव के लोग व्यवस्था से न, लगभग कम से कम हर परिवार से एक पेशेंट बीमारी के कारण से ही जूझ रहा है, वो इस पानी की वजह से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।